हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई विश आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी स्टडीज कर रहे होंगे। आइए आज हम इस लेक्चर के अंदर रिवीजन कवर करेंगे जो इनकम टैक्स के सेक्शन 263 और सेक्शन किससे होता है 264 से किया जाता है। और उसके रेस्पेक्ट में हम डिपार्टमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। हर एक वर्ड का यहां पर क्या निकालेंगे, जूस निकालेंगे। पास्ट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको भी डिपार्टमेंट से पूछ के हम उनके भी क्या लेंगे, आंसर लेने वाले हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट हम करेंगे सेक्शन 263 के रिवीजन से। तो सेक्शन 263 का रिवीजन है, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। कौन सी अथॉरिटी क्या करती है, रिवीजन करती है, किस चीज का रिवीजन करती है, कौन से ऑर्डर का रिवीजन किया जाता है, कब किया जाता है, कितने समय में किया जाता है, उनके रिविजनरी ऑर्डर से अगर खुश ना हो तो क्या रेमेडी है हमारे पास में। तो इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल हैं जो हम क्या करेंगे, अभी डिपार्टमेंट से जानने वाले हैं। तो हमने यहां पर डिपार्टमेंट से पूछा था पहला क्वेश्चन कि कौन सी अथॉरिटी क्या करती है, रिवीजन करती है। डिपार्टमेंट ने इसका जवाब दिया कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 263 में क्या करती है, रिवीजन करती है। हमने कहा चलिए बात समझ में आ गई है। किस चीज का रिवीजन किया जाता है, अगला सवाल है। तो यहां पर कमिश्नर ने कहा, डिपार्टमेंट ने कहा, यहां पर हम ऑर्डर पास बाय असेसिंग ऑफिसर, एज एन असेसिंग ऑफिसर जो आपने ऑर्डर पास करा है स्क्रूटनी का, बेस्ट जजमेंट का, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का, सर्च वाले असेसमेंट का, एज एन असेसिंग ऑफिसर जो ऑर्डर पास किया है, इट मींस असेसिंग ऑफिसर कौन होगा, ज्वाइंट कमिश्नर होगा। असेसिंग ऑफिसर कौन होगा, एडिशनल कमिश्नर होगा, असिस्टेंट कमिश्नर होगा, डिप्टी कमिश्नर होगा, या इनकम टैक्स ऑफिसर होगा। इसका मतलब कमिश्नर से बिलो रैंक के असेसिंग ऑफिसर होते हैं। कमिश्नर कभी भी असेसिंग ऑफिसर नहीं होता है। तो असेसिंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास किया है उस ऑर्डर का रिवीजन अंडर सेक्शन 263 में कमिश्नर द्वारा किया जा सकता है। हमारा एक और सवाल इसमें से बना, हमने रिटर्न फाइल करा था, रिटर्न की प्रोसेसिंग हुई थी, जिसकी इंटीमेशन 143 सबसेक्शन किससे होती है, 1 से होती है। टीडीएस के रिटर्न की प्रोसेसिंग होती है, उसकी इंटीमेशन होती है। टीसीएस के रिटर्न की प्रोसेसिंग होती है, उसकी भी इंटीमेशन होती है। क्या इंटीमेशन का 263 में कमिश्नर रिविजनरी ऑर्डर पास कर सकता है क्या? कमिश्नर ने जवाब दिया नो, क्योंकि वो इंटीमेशन है, वो कोई असेसिंग ऑफिसर द्वारा पास किया गया असेसमेंट ऑर्डर नहीं है। और 263 में हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ऑर्डर का ही रिवीजन किया जाता है। हमने कहा बात समझ में आ गई, कमिश्नर करता है। दूसरी बात, असेसिंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास किया है उसका करता है। तीसरा सवाल, अगला सवाल हमारा ये है कि कौन से कैसे ऑर्डर का रिवीजन किया जाता है, आखिर क्यों किया जाता है रिवीजन। तो हमारे यहां पर डिपार्टमेंट ने कहा हम उन ऑर्डर का रिवीजन करते हैं जो ऑर्डर पहले एरोनियस होते हैं। जो ऑर्डर क्या होते हैं, एरोनियस। हमने इसमें से ही सवाल पूछा ये ऑर्डर एरोनियस कैसे होते हैं। तो हमारे यहां पर डिपार्टमेंट ने जवाब दिया ऑर्डर जो असेसिंग ऑफिसर ने क्या करा है, पास करा है, वो लॉ के प्रोविजन के अकॉर्डेंस में नहीं है। बाद में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट के जजमेंट के क्या नहीं है, अकॉर्डेंस में नहीं है, सीबीडीटी के सर्कुलर के अकॉर्डेंस में नहीं है। ये ऑर्डर एरोनियस होते हैं। विदाउट इंक्वायरी, विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ क्या है, डिडक्शन क्लेम, रिलीफ क्या कर देते हैं, ग्रांट कर दिया है किसने, असेसिंग ऑफिसर ने। तो ये चीज तो एरोनियस ही तो हुई है, ये चीज क्या है, एरोनियस है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानते हो तो ऑर्डर एरोनियस है, अमेंडमेंट को नहीं मानोगे तो ऑर्डर कौन सा है, एरोनियस है। सर्कुलर नहीं मानोगे तो कौन सा एरोनियस है, विदाउट इंक्वायरी और विदाउट वेरिफिकेशन आप क्या दोगे, रिलीफ दोगे, डिडक्शन दोगे, अलाउंस दोगे, तो वो ऑर्डर तो कौन सा होगा, एरोनियस ही होगा। तो एरोनियस ऑर्डर का हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। हमने कहा मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि एक्सपेंडिचर क्या होगा, अलाउ होगा, तो आप 263 में उसे रिवाइज कर देंगे। यहां पर कमिश्नर ने कहा सुनिए हम 263 में उन ऑर्डर का रिवीजन करते हैं जो पहले तो एरोनियस थे, प्लस
वो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ क्या थे, रेवेन्यू थे। मतलब अगर डिडक्शन दे चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि वो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होगा, तो ऐसे ऑर्डर का क्या करेंगे, 263 करेंगे। मतलब 263 का जो ऑर्डर होगा रिविजनरी ऑर्डर होगा, रिवीजन के जो बाद पास में होगा वो डिपार्टमेंट के फेवर में होगा और आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा। मतलब यहां पर हम आपकी टोटल इनकम को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, टैक्स पेबल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, हम आपके रिफंड को क्या करेंगे, कम करेंगे, हम आपके लॉस रिटर्न को क्या करेंगे, कम करेंगे। मतलब आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास होगा, डिपार्टमेंट के फेवर वाला पास होगा, वो होगा कौन से, 263 में। और आप यहां पर जिस चीज की बात कर रहे हैं उसका हम करेंगे किसमें, 264 में। पर अभी तो हम 263 सीख रहे हैं, तो क्या होगा, कमिश्नर, दूसरा एओ ने जो ऑर्डर पास करा हो, तीसरा ऑर्डर एरोनियस हो, प्लस प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ क्या हो, रेवेन्यू हो, तो उस ऑर्डर का रिवीजन किया जाता है। हमने यहां पर कहा कि जब असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास करा था तब कोई अमेंडमेंट, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं था, तब कोई सुप्रीम कोर्ट का क्या नहीं था, जजमेंट आया हुआ नहीं था, तब कोई हाई कोर्ट का भी क्या नहीं था, जजमेंट नहीं था, तब नहीं था। लेकिन बाद में आया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, बाद में आया जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट का जजमेंट, बाद में हुआ रेट्रोस्पेक्टिव क्या है, अमेंडमेंट। इसका मतलब जिस समय वो ऑर्डर पास हुआ था उस समय तो एरोनियस नहीं था, तो क्या अब आप 263 कर सकते हैं। यहां पर कमिश्नर ने तारीफ करी, डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन की तारीफ करी और डिपार्टमेंट ने कहा हम यहां पर रिवीजन के समय पहले रिकॉर्ड मंगाते हैं और जब हम रिकॉर्ड का एग्जामिनेशन करते हैं उस समय जो रिकॉर्ड अवेलेबल होते हैं उनके बेसिस पे 263 किया जाता है। कहने का मतलब है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड बाय द कमिश्नर, अगर रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आ गया है जो एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑर्डर नहीं था, तो भी हम उसके बेस पे क्या कर सकेंगे, 263 कर सकेंगे, एक्सपेंस को डिसअलाउ कर सकेंगे। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बाय कमिश्नर अंडर सेक्शन 263, अगर सुप्रीम कोर्ट का, जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट का जजमेंट है जो एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑर्डर नहीं था, बाय एओ ने जो करा था उस समय नहीं था, तो भी हम क्या कर सकेंगे, 263 कर सकेंगे। इसका मतलब हम यहां कौन से रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बाय कौन सा है, कमिश्नर अंडर सेक्शन 263। हमने इसी में से ही एक सवाल और क्या कर दिया, बना दिया। मान लीजिए एग्जामिनेशन के बाद आप 263 की प्रोसीडिंग चल रही है और उस प्रोसीडिंग में कुछ नए रिकॉर्ड क्या लगते हैं, हाथ में लगते हैं, तो क्या उन सेकंड रिकॉर्ड के बेसिस पे, उनके बेसिस पे 263 कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहा है रिकॉर्ड का मतलब वो जो अवेलेबल हैं एट दी टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जिस समय एग्जामिनेशन कर रहे हैं उस समय, उसके बाद में सब्सिक्वेंटली आए उसकी बात नहीं कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ने कहा बहुत बढ़िया वर्ड्स आपने क्या करे हैं, चबाए हैं, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। मान उस समय जब एग्जामिनेशन करा वो रिकॉर्ड नहीं थे, बाद में मान लीजिए एसएससी का क्या हुआ, सर्वे हुआ, उस सर्वे में नए रिकॉर्ड क्या हुए हैं मालूम पड़े हैं। अब उन नए रिकॉर्ड के बेसिस पे हम आपका क्या नहीं करेंगे, 263 नहीं करेंगे, हम उनके बेसिस पे नहीं करेंगे। हमने जो अभी 263 के लिए जो आपको नोटिस दिया है उस समय जो एग्जामिनेशन के समय जो रिकॉर्ड थे उन्हीं रिकॉर्ड के बेसिस पे हम आपका क्या कर सकेंगे, यहां पर 263 कर सकेंगे। हमने कहा जैसे कि मान लीजिए आपके पास में एविडेंस है कि मेरी जो इनकम असेस्ड हुई है बाय एओ ने वो अंडर असेस्ड है, ओके, लॉस मेरे क्या है, ओवर असेस्ड है, मेरे को डेप्रिसिएशन, अलाउंसेस, डिडक्शन, रिलीफ क्या मिल गए हैं, ज्यादा क्या हो चुके हैं, मिल चुके हैं, मेरी कम रेट से क्या लगा हुआ है, टैक्स लगा हुआ है, ओके, किसी भी तरीके से मैंने कम टैक्स पे करा है, मतलब मेरी इनकम का एस्केप्ड असेसमेंट भी हुआ है, तो क्या आप 263 कर सकेंगे। डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल, क्योंकि ये ऑर्डर एरोनियस है,
अगर आप अंडर असेस्ड हुए हो तो एरोनियस है, प्लस प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ क्या रेवेन्यू है। अगर आप असेस्ड हुए हो एट लोअर रेट पे तो ये भी ऑर्डर एरोनियस प्लस प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ क्या है रेवेन्यू है। अगर आपको क्या मिल गई है, डिडक्शन ज्यादा मिल गई, रिलीफ ज्यादा मिल गया है आपको, तो ये भी ऑर्डर एरोनियस है प्लस प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है। और अगर कोई इनकम का एस्केप्ड असेसमेंट हुआ है तो वो भी ऑर्डर एरोनियस है प्लस प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ क्या रेवेन्यू है। हम बिल्कुल कर सकेंगे 263। हमने इसी में से एक सवाल और बनाया डिपार्टमेंट से कहा आपने तो इन केसेस पे बताया था कि हम 147 का भी क्या दे सकते हैं, आपको 148 का नोटिस देके 147 कर सकते हैं, आप बोल रहे हो 263 भी कर सकते हैं। आपके पास दोनों पावर है तो दोनों में डिफरेंस क्या है। डिपार्टमेंट ने अगेन क्वेश्चन की तारीफ करी और डिपार्टमेंट ने कहा देखो 263 करने के लिए जरूरी है कि पहले आपका असेसमेंट ऑर्डर क्या हो चुका हो, पास हो चुका हो, तभी हम क्या कर सकते हैं 263 कर सकते हैं। लेकिन 147 करने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप ऑलरेडी पहले क्या हो चुके हो, असेस्ड हो चुके हो, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए 147 असेसमेंट भी है, 147 क्या है री असेसमेंट भी है। अगर आपका पहले असेसमेंट नहीं हुआ है और आपका क्या है एस्केप्ड असेसमेंट है तो हम आपका क्या करेंगे 147 ही कर सकेंगे, हम आपका 263 नहीं कर सकेंगे। और यहां पर डिपार्टमेंट ने कहा और सुनो 147 263 से ज्यादा पावरफुल सेक्शन है, ज्यादा पावरफुल क्या है सेक्शन है, वहां पर 4 साल 6 साल 16 साल तक क्या दे सकते हैं, नोटिस दे सकते हैं। अभी हम आपको जब यहां टाइम लिमिट बताएंगे, यहां उतनी टाइम लिमिट नहीं है, यहां सिर्फ क्या है 2 साल की है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि हम एक्शन 263 और अगर ऑलरेडी असेसमेंट हो चुका है तो 147 दोनों कर सकते हैं, लेकिन स्टिल 147 ज्यादा पावरफुल क्या है सेक्शन होता है। तो हमने कहा हमको बात समझ में आ गई, ऑर्डर एरोनियस समझ में आ गया, प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू समझ में आ गया। अब रिविजनरी ऑर्डर डिपार्टमेंट के फेवर का होगा, असेसी के इंटरेस्ट के क्या होने वाला है, अगेंस्ट होने वाला है। एओ ने ऑर्डर पास करा उसका 263 में क्या होने वाला है, रिवीजन होने वाला है। और रिकॉर्ड का मतलब जो रिकॉर्ड अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ कौन से होते हैं, एग्जामिनेशन बाय द क्या होते हैं कमिश्नर, सब्सिक्वेंटली जो रिकॉर्ड होते हैं उनके बेसिस पे आप नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे उस प्रोसीडिंग के अंदर। उस प्रोसीडिंग के अंदर आप क्या नहीं लेंगे, एक्शन नहीं लेंगे। आप उस प्रोसीडिंग में क्या नहीं लेंगे, एक्शन नहीं लेंगे। लेना है तो अलग से आप क्या कर सकेंगे 263 कर सकेंगे, लेकिन इस 263 की प्रोसीडिंग में आप नहीं कर सकते क्योंकि अब सब्सिक्वेंटली जो आते हैं उन्हें रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा। हमने कहा इसमें एक सवाल और बन रहा है, असेसमेंट ऑर्डर पास करा था एओ ने, ओके, और उस समय तक वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट नहीं आई थी। आपने कहा था वैल्यूएशन ऑफिसर 142A ओके प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करने के लिए, असेट का वैल्यूएशन करने के लिए, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करने के लिए हुआ था, उसकी रिपोर्ट बाद में आई है, असेसमेंट ऑर्डर पहले पास कर दिया गया है। तो क्या अब वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट से क्या 263 कर सकते हो? डिपार्टमेंट ने कहा क्या वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट से ये हो रहा है कि इनकम कम असेस हुई है, क्या ये मालूम पड़ रहा है? हमने कहा उसकी वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट में यही है कि असेसी ने जो बताया है कंसीडरेशन वो कम बताया है, जबकि एक्चुअल कंसीडरेशन तो क्या है, ज्यादा है, मतलब इनकम का एस्केप्ड असेसमेंट हुआ है। डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा, रिकॉर्ड का मतलब क्या है, जो अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बाय कमिश्नर। इवन अगर वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट अवेलेबल नहीं थी एट द टाइम ऑफ पासिंग क्या है, ऑर्डर बाय क्या असेसिंग ऑफिसर, लेकिन सब्सिक्वेंटली आ जाती है तो उसके बेस पे 263 किया जा सकता है, उसके बेस पे 263 किया जा सकता है। हमने यहां पर कहा कि जब आप रिविजनरी ऑर्डर पास करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो रिविजनरी ऑर्डर तो असेसी के इंटरेस्ट के क्या होगा, अगेंस्ट होगा। तो क्या ऑर्डर पास करने से पहले आप अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे? डिपार्टमेंट ने कहा एग्जैक्टली हम बिल्कुल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए हम 263 का रिविजनरी ऑर्डर क्या नहीं कर सकते, पास ही नहीं कर सकते। हमने कहा और एक सवाल दिमाग में आया है, क्या 263 में रिवीजन के लिए हम असेसी एप्लीकेशन कर सकते हैं क्या? डिपार्टमेंट ने कहा कैसी बातें कर रहे हैं, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। यहां पर रिविजनरी ऑर्डर मालूम है ना आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट पास होता है, आप क्यों करेंगे?
263 हम क्या करते हैं, ओन मोशन ही करते हैं, सुओ मोटो ही क्या करते हैं, हम 263 करते हैं। हमने कहा कि जैसे कि असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया था और उसने विदाउट इंक्वायरी और विदाउट वेरिफिकेशन क्या कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया, रिलीफ क्या कर दी, ग्रांट कर दी। क्या ऑर्डर एरोनियस है? डिपार्टमेंट ने कहा यस डीम्ड, हम उसको एरोनियस ही मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डेंस में नहीं है, इसको एरोनियस क्या करेंगे, मानेंगे। जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट के अकॉर्डेंस में नहीं है, जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट उसको एरोनियस मानेंगे। सीबीडीटी के सर्कुलर के इंस्ट्रक्शन के ऑर्डर के अकॉर्डेंस में नहीं है, उसे हम क्या मानेंगे, उसे हम क्या मानेंगे, एरोनियस मान लेंगे। सी एंड एजी की ऑडिट रिपोर्ट पे आपको ध्यान होना चाहिए, सी एंड एजी की ऑडिट रिपोर्ट के बेस पे 147 नहीं कर सकते थे, लेकिन उस ऑडिट की रिपोर्ट के बेसिस पे हम क्या कर सकेंगे, 263 कर सकेंगे, क्योंकि उस ऑडिट रिपोर्ट को हम क्या मान लेंगे, रिकॉर्ड मान लेंगे, और 263 कर सकेंगे, लेकिन 147 नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा हमें यह बात समझ में आ गई। अब हमें यह बात समझनी है कि 263 का ऑर्डर आप कितने समय में पास कर सकते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो तो क्या उस केस में नो टाइम लिमिट एप्लीकेबल होगी, जैसा आपने 150 सबसेक्शन 1 में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे, हाई कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे, ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के बेसिस पे, कमिश्नर अपील के ऑर्डर के बेसिस पे विदाउट एनी टाइम लिमिट 148 का नोटिस जारी किया जा सकता है। मेरा सवाल यह है, क्या 263 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे विदाउट एनी टाइम लिमिट 263 किया जा सकता है क्या? डिपार्टमेंट ने कहा, अगेन बढ़िया क्वेश्चन पूछा, जवाब सुनिए। सबसे पहली बात तो है 263 का ऑर्डर पास करना होता है विद इन कितनी ईयर, 2 ईयर। एंड ऑफ किससे, फाइनेंशियल ईयर से, क्योंकि ये हमारे फेवर का ऑर्डर पास होगा डिपार्टमेंट के, इसलिए एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के एंड से भी क्या करें, 2 साल। और कौन से फाइनेंशियल ईयर के एंड से, हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा जो ऑर्डर सॉट टू बी क्या है, रिवाइज्ड है, ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज्ड है। हमने कहा ऐसे वर्ड हमने 154 में सुने थे, ऑर्डर सॉट टू बी रेक्टिफाइड, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 4 साल। और आपने कहा तो सॉट टू बी रेक्टिफाइड का मतलब है, अगर सॉट टू बी रेक्टिफाइड वाला कौन सा है, स्क्रूटनी है, ओके, एग्जांपल स्क्रूटनी है, तो वहां से कितने होंगे, 4 साल होंगे, वहां से 4 साल होंगे। उस स्क्रूटनी के बाद में मान लीजिए क्या हो चुका था, 147 हो चुका था, और आपने कहा था अगर मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, कौन से वाले ऑर्डर के अंदर, इस वाले ऑर्डर के अंदर, इस वाले ऑर्डर के अंदर है, तो 4 साल की टाइम लिमिट आपने यहां से बताई थी। हमारा सेम सवाल यहां पर यह है कि असेसिंग ऑफिसर ने स्क्रूटनी ऑर्डर पास करा, स्क्रूटनी के बाद में 147 हुआ, 263 में कमिश्नर रिवीजन करना चाह रहा है, 2 इयर्स एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। लेकिन एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कब से, क्या उस ईयर से जब मेरी स्क्रूटनी ऑर्डर पास हुआ, या तब से जब से 147 पास हुआ? डिपार्टमेंट ने अगेन क्वेश्चन की तारीफ करी, डिपार्टमेंट ने कहा कि किस मैटर का रिवीजन करना चाह रहे हैं, अगर वो मैटर ऑफ रिवीजन कौन से अदर देन 147 वाले, अदर देन 147, तो 2 इयर्स होंगे एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जब से क्या हुआ था, स्क्रूटनी ऑर्डर पास हुआ था। और अगर जो मैटर ऑफ रिवीजन है वो कौन से हैं, जो 147 वाले हैं, तो 2 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होगा, कब से, जब से 147 का ऑर्डर जिस फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ था, पास हुआ था, तब से। हमने कहा समझ में आ गई, ये तो वैसा ही प्रोविजन है जैसा 154 रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक में आपने बताया था। लेकिन सवाल अभी यह है, क्या हाई कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे, जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे क्या विदाउट एनी टाइम लिमिट एप्लीकेबल होगा, या 154 में कहा था 4 साल, 154 में नो टाइम लिमिट वाला प्रोविजन नहीं था, रेक्टिफिकेशन होगा 4 साल में। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 4 साल के बाद में आए तो रेक्टिफिकेशन 154 में नहीं हो सकता, आपने ऐसा कहा था। लेकिन अगर वो जजमेंट डिपार्टमेंट आपके फेवर का हो तो आप 148 का नोटिस दे सकते हैं, 150 सब सेक्शन 1 में लिखा है विदाउट एनी टाइम लिमिट दे सकते हैं। लेकिन हमारे अगर फेवर का हो और 4 साल के बाद में तो 154 नहीं हो सकता, ऐसा आपने कहा था। अब मैं यही जानना चाहता हूं कि यहां पर क्या है, यहां पर 154 जैसा प्रोविजन है या 150 सब सेक्शन 1 जैसा प्रोविजन है? मतलब क्या 2 साल वाली ही टाइम लिमिट एप्लीकेबल होगी, या विदाउट एनी टाइम लिमिट क्या होगी, एप्लीकेबल होगी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे? डिपार्टमेंट ने बहुत तारीफ करी कि कितने खूबसूरती के साथ क्वेश्चन बनाया, 154 का प्रोविजन भी रिवाइज हो गया, कंपेयर भी आपने दोनों कर लिया, ये भी पूछ लिया इन दोनों में से कौन सा प्रोविजन यहां पर है आउटस्टैंडिंग। डिपार्टमेंट ने कहा यहां विदाउट एनी टाइम लिमिट।
अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2 साल बाद में भी आता है, हाई कोर्ट का जजमेंट 2 साल बाद आता है, तो विदाउट एनी टाइम लिमिट हम 263 में उसको रिवाइज कर सकेंगे अगर वो हमारे डिपार्टमेंट के फेवर का ऑर्डर आता है तो। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है तो उस केस में कितने साल में ही कर पाएंगे? 2 साल में ही कर पाएंगे। नो टाइम लिमिट वाला प्रोविजन कब चलेगा? जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाला क्या होने वाला है? जजमेंट होने वाला है। हमने कहा हमको ये वाली बात भी क्या गई, अब अच्छे से समझ में आ गई है, ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई है। हमने कहा एक क्वेश्चन हमको क्या करना है और हमको क्या करना है, पूछना है। आपने 147 में कहा था कॉन्सेप्ट ऑफ क्या चलता है? पार्शियल मर्जर। मतलब जो चीजें हायर ऑथोरिटी में गई है उसका 147 लोअर ऑथोरिटी नहीं कर सकती, लेकिन जो मैटर हायर ऑथोरिटी के पास में नहीं गए हैं उन मैटर का लोअर ऑथोरिटी क्या कर सकती है? 147 कर सकती है। सेम आपने 154 में भी बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ कौन सा है? पार्शियल मर्जर ही है। ओके, 263 में क्या है? डिपार्टमेंट ने अगेन कहा यहां पर भी कौन सा है? पार्शियल मर्जर है। जिन मैटर को लेके आप कहां चले गए? अपील में चले गए। जिन मैटर को लेके चले गए, जिन एक्सपेंसेस की डिसअलाउंस को लेके, अलाउंस को डिसअलाउंस को लेके जहां आप कहां पर हो? अपील के अंदर हो। जो मैटर अपील में है उनका 263 में रिवीजन नहीं हो सकता, लेकिन जो अपील में नहीं है उनका जरूर क्या हो सकता है? 263 हो सकता है, क्योंकि 263 में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल मर्जर को क्या कर दिया है? अफर्म्ड कर दिया है, फिक्स कर दिया है और क्या कर दिया है? तय कर दिया। हमने कहा एक बार रिवाइज हो जाए सेक्शन 263, डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल हो जाए। पहला पॉइंट क्या है? पहला दूसरा नहीं करेंगे, हम पॉइंट करते हैं कमिश्नर है, ऑर्डर का रिवीजन होगा। एओ ने जो ऑर्डर पास करा है उसका ही क्या होगा? रिवीजन होगा। हमने कहा इसमें से एक क्वेश्चन और बन गया। इसका मतलब यह है कि 263 में जो रिविजनरी ऑर्डर पास हुआ है उस रिविजनरी ऑर्डर का क्या नहीं हो सकता? रिवीजन नहीं हो सकता। डिपार्टमेंट ने कहा 100% रिविजनरी ऑर्डर का रिवीजन नहीं होगा, लेकिन रिविजनरी ऑर्डर में मिस्टेक है तो उसका 154 कर दो, क्योंकि आप भी तो इनकम टैक्स अथॉरिटी हो। हमने कहा बिल्कुल समझ में आ गई है। रिविजनरी ऑर्डर का इसलिए रिवीजन नहीं हो सकता क्योंकि रिवीजन एओ के ऑर्डर के पास करे हुए का होता है। तो 263 में कमिश्नर ने जो पास करा उसको वो रिवाइज नहीं कर सकते। हाँ, उसमें मिस्टेक अपरेंट फॉर्म रिकॉर्ड हो तो उसका 154 बिल्कुल कर सकते हैं। तो कमिश्नर करेगा, ए ऑर्डर का करेगा, एओ के ऑर्डर का करेगा, प्लस एरोनियस होगा, प्लस प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू होगा। एरोनियस के एग्जांपल अंडर असेस्ड हो गए हो, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम क्या है? रिकॉर्ड है, लोअर रेट से क्या हुआ है? आप असेस्ड हुए हो। हाई डिडक्शन आपको डेप्रिसिएशन क्लेम अलाउंस रिलीफ क्या कर दिए? दे दिए गए। विदाउट इंक्वायरी, विदाउट क्या है? वेरिफिकेशन रिलीफ क्या कर दिया? दे दिया है। सीएनएजी की ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पे, सर्कुलर के बेस पे ऑर्डर पास नहीं हुआ, जजमेंट के ऑर्डर पास नहीं हुआ तो कर सकते हैं 2 ईयर एंड ऑफ किससे? फाइनेंशियल ईयर से। और सुप्रीम कोर्ट के केस में विदाउट एनी टाइम लिमिट होगी। पार्शियल मर्जर का क्या लगेगा? कॉन्सेप्ट लगने वाला है और अपॉर्चुनिटी ऑफ क्या देनी पड़ेगी? बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी 263 का रिविजनरी ऑर्डर पास करने से पहले। और रिविजनरी ऑर्डर आप क्या करने वाले? ओन मोशन पास करने वाले हैं। तो हमने कहा अब हमको बिल्कुल अच्छे से क्या आ चुका है? समझ में आ चुका है सेक्शन 263 का क्या है? रिवीजन। ओके, हमने डिपार्टमेंट से कहा हमको तो कुछ और क्वेश्चन भी क्या आ गए? दिमाग में आ गए। डिपार्टमेंट ने कहा पूछिए। हमने कहा क्वेश्चन ये है, असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास करा असेसमेंट का, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने हमारे पे असेसी पे पेनल्टी प्रोसीडिंग क्या नहीं करी? इनिशिएट नहीं करी। उसे लगा कि पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए तो उसने पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करी है। ओके, क्या ये ऑर्डर एरोनियस है? क्या ये ऑर्डर एरोनियस है? ओके, इसका 263 में रिवीजन किया जा सकता है। डिपार्टमेंट ने कहा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके ऑलरेडी एग्जाम में आए हैं, ध्यान से सुनिए। अगर असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करता है, उसे लगता है पेनल्टी नहीं लगानी चाहिए, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो ऑर्डर क्या एरोनियस है। और ऐसी चीजों का 263 में क्या नहीं हो सकता? रिवीजन नहीं हो सकता। इसे हम एरोनियस ऑर्डर नहीं मानने वाले हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया, ये बात हमको समझ में आ गई। हमने कहा हमारा एक और सवाल है, ओन मोशन आप क्या करेंगे? 263 करेंगे। क्या एओ आपको बोल सकता है, एओ खुद बोल सकता है कि मेरे ही ऑर्डर में क्या है? दिक्कत है, आप इसको रिवाइज कर दो। और एओ ऐसा क्यों कहेगा? खुद की गलती क्यों निकाल के आपको बोलेगा? एओ खुद गलती निकाल के क्यों बोलेगा? और अगर उसको करना होगा तो वो 148 का ही क्या दे देगा? नोटिस दे देगा। तो एओ खुद अपनी गलती पॉइंट आउट क्यों करेगा आपके सामने? तो डिपार्टमेंट ने यहां पर कहा सुनिए, ओन मोशन कर सकते हैं,
एओ अगर कमिश्नर को बताए कि क्या है ऑर्डर एरोनियस है प्लस प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू कर सकते हैं। और एओ क्यों बताएगा, सुनिए, आपको ध्यान है ना, ज्वाइंट कमिश्नर की डायरेक्शन अंडर सेक्शन 144A, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, बाइंडिंग होती है, माननी ही पड़ती है। अब मान लीजिए ज्वाइंट कमिश्नर की कोई डायरेक्शन है, असेसी ने ज्वाइंट कमिश्नर से सेटिंग कर ली, उसको ब्रेब दे दी और उसको कहा कि आप ऐसी डायरेक्शन दे जो मेरे फेवर में हो, जो एक्सपेंसेस क्या कर दो, अलाउ कर दो डायरेक्शन से आप। ओके, असेसी ने रिक्वेस्ट कर दी थी, खुद कर सकता था, रिक्वेस्ट कर दी कुछ एक्सपेंसेस को लेके, ज्वाइंट कमिश्नर को ब्राइब दे दी और कहा एओ को डायरेक्शन दो कि वो एक्सपेंस अलाउ होंगे, एओ को मानना पड़ेगा। अब एओ को मालूम है कि वो एक्सपेंस डिसअलाउ होते हैं, लेकिन चूंकि डायरेक्शन क्या है, बाइंडिंग है ज्वाइंट कमिश्नर की, उसको वो एक्सपेंस अलाउ करने पड़े। अब एओ क्या कर सकता है, कमिश्नर को कह सकता है कि मैंने जो ऑर्डर पास करा है उस ऑर्डर में ये जो मैंने अलाउ करे हैं ये बेसिकली अलाउ नहीं होने चाहिए, आप इन्हें क्या करो, रिकॉर्ड मंगा लो, एग्जामिन कर सकते हो और रिकॉर्ड के बेसिस पे आप 263 में रिविजनरी ऑर्डर क्या करो, पास करो। डिपार्टमेंट ने कहा बहुत ही बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल आपको क्या मिली है, इस चीज से क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है। तो हमने कहा ठीक है, हमको ये बात समझ में आ गई। अब एक और क्वेश्चन, लगभग लास्ट क्वेश्चन है। 263 में आप जो ऑर्डर पास करेंगे, ऑब्वियसली बात है प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ क्या होगा, असेसी होगा। क्या आप यहां पर असेसमेंट ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं पूरा? तो डिपार्टमेंट ने कहा यस कर सकते हैं। हमने कहा फ्रेश डायरेक्शन देने की पावर है क्या? कमिश्नर अपील के पास में तो नहीं थी, रिमांड ऑर्डर पास करने की, रिमांड बैक करने की आईटीएटी के पास में थी। क्या 263 में कमिश्नर के पास में वो पावर है या उनसे भी पावर ले ली गई है? डिपार्टमेंट ने कहा क्वेश्चन अच्छा है, सुनिए, कमिश्नर के पास में रिवीजन ऑर्डर के अंदर पास में पावर है कि वो ऑर्डर को कैंसिल करके एओ को डायरेक्ट कर सकते हैं कि वापस से स्क्रूटनी की जाए, वापस से क्या की जाए, पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाए, पुरानी कैंसिल करके दोबारा 144 किया जाए, 147 किया जाए, दोबारा से असेसमेंट किया जाए। यस, इनके पास में रिमांड करने की क्या होती है, पावर होती है। हमने कहा इसमें से एक और क्वेश्चन हमें को आ गया, जब 263 के रिविजनरी ऑर्डर से अगर हम खुश नहीं होंगे, हमारे प्रिजुडिशियल होगा, हम खुश नहीं होंगे, तो क्या हम अपील कर सकेंगे? और अगर हाँ तो कहां? तो डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल कर सकेंगे और कर सकेंगे आईटीएटी में, कमिश्नर अपील के पास में नहीं कर सकते क्योंकि रिविजनरी ऑर्डर खुद कमिश्नर ने पास करा है। तो आपकी अपील होगी कहां पर होगी? आईटीएटी के अंदर क्या होगी? अपील होगी। हमने कहा यह बात भी समझ में आ गई, आईटीएटी पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएटिव नहीं करी एओ ने, तो वो ऑर्डर क्या नहीं है, एरोनियस नहीं है। एओ खुद कमिश्नर को बोल सकता है कि मेरे ऑर्डर में क्या मिस्टेक है, रिकॉर्ड मंगा लो और 263 में क्या कर लो, रिवीजन कर लो। तो हमने कहा अब हमारे इनफ क्वेश्चन क्या हो गए हैं, हमको पूछ लिए हैं और हमको उसके बारे में नॉलेज मिल चुकी है। तो डिपार्टमेंट ने कहा फिर अगला रिवीजन हो जाए, अंडर सेक्शन कौन सा है, 264 है। ओके यस, तो अब हम हमारा नेक्स्ट रिवीजन करेंगे और रिवीजन होगा हमारा अंडर सेक्शन कौन सा, 264। इसको लेके भी हम कई सारे क्वेश्चन बनाने वाले हैं। 264 में रिवीजन कौन करता है, 264 में कौन से ऑर्डर का क्या होता है, रिवीजन होता है, क्या 263 के बाद में 264 हो सकता है या 264 के बाद में 263 हो सकता है, 264 में कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ मर्जर क्या है, एप्लीकेबल है, ओके कितने समय में ये रिवीजन किया जाता है, 264 263 से किस तरीके से क्या है अलग है, 264 के ऑर्डर से खुश नहीं हो तो क्या रेमेडी आपके पास में क्या होती है, अवेलेबल होती है। ओके तो इन सभी तरह के और भी बहुत सारे सवाल हम इसमें से बनाएंगे, वर्ड्स का जूस निकाल के, और उनके हम क्या करेंगे, आंसर लेंगे। और रिवीजन अंडर 263 और 264 होता है और ये हमारा यहां पर फिर क्या होगा, कंप्लीट भी होगा। तो आइए अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं 264 का रिवीजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि 264 का रिवीजन कौन करता है? तो इसका जवाब है 264 का रिवीजन भी कौन करता है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ही क्या करते हैं, इसका रिवीजन करते हैं। तो अगला सवाल ये बनता है फिर 264 263 से कैसे अलग है? तो देखिए 263 उन ऑर्डर का रिवीजन था जो एरोनियस थे प्लस प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ क्या थे, रेवेन्यू थे। लेकिन 264 के अंदर वो रिविजनरी ऑर्डर क्या होंगे, पास होंगे जो अब असेसी के क्या होंगे, फेवर में होंगे। मतलब कहने का ये है 264 में ऐसा कोई भी ऑर्डर पास नहीं हो सकता जो असेसी के
इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, डेट इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ एसएससी हो, ऐसा कोई ऑर्डर क्या नहीं हो सकता, पास नहीं हो सकता। कहने का मतलब अगर कोई एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया है, आपको लगता है कि वो अलाउ होना चाहिए, आप 264 में रिवीजन की क्या कर दीजिए, एप्लीकेशन कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, एक्सपेंस अलाउ किया है, आपके केस में डिसअलाउ हो रखा है, आप क्या कर दीजिए, एप्लीकेशन कर दीजिए, उसे हम क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट होके एक्सपेंडिचर अलाउ किया गया है, रिवीजन एप्लीकेशन कर दीजिए 264 के अंदर, हम उसे क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे। मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, एक्सपेंडिचर जो अलाउ होना चाहिए था उसे डिसअलाउ कर दिया है, 264 में एप्लीकेशन कर दीजिए, उसे हम क्या कर देंगे, रिवाइज कर देंगे। ओके हालांकि ये चीजें 154 में भी की जाती है और ये किस में की जा सकेगी, 264 में भी की जा सकेगी। तो ये है हमारा कौन सा है, 264। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिपार्टमेंट से ये है, 264 में कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है, मर्जर एप्लीकेबल है। कहने का मतलब ये है, हमने अभी तक 147 पढ़ा, इनकम एस्केपमेंट असेसमेंट पढ़ा, उसके बाद में 154 पढ़ा, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, और 263 आपने क्या करा, पढ़ाया। इन सभी में आपने बताया कि कौन सा मर्जर अफर्म्ड हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ कौन सा पार्शियल मर्जर क्या हुआ है, अफर्म्ड हुआ है। हमारा सवाल यह है कि फिर 264 में कौन सा मर्जर है, तो इसका जवाब है कॉन्सेप्ट ऑफ कौन सा है, यहां पर टोटल मर्जर है। हमारा सवाल टोटल मर्जर का मतलब क्या है वो समझा दीजिए। डिपार्टमेंट ने कहा अब समझना बड़ा आसान है, अगर एक भी मैटर असेसमेंट ऑर्डर में किसी एक भी मैटर के लिए अगर आप किसके पास गए हो, हायर ऑथोरिटी, कहां चले गए हो, अपील में चले गए हो, ओके, तो इसका मतलब यह है कि वो एंटायर ऑर्डर ही मतलब जो अपील में नहीं गए हैं वो भी हायर ऑथोरिटी के ऑर्डर में मर्ज हुए हुए मान लिए जाएंगे। अब उसमें से किसी भी मैटर का क्या नहीं हो सकेगा, 264 में रिवीजन नहीं हो सकेगा। इवन अगर आप एक्सपेंस ए की डिसअलाउंस पे आप कहां गए हो, अपील में गए हो आप, तो अब जो अदर एक्सपेंसेस जो डिसअलाउ हो रखे हैं, बी सी डी ई एफ जो हो रखे हैं, उनके रेस्पेक्ट में आप 264 में एप्लीकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि 264 बोलता है हम मानते हैं टोटल मर्जर, मतलब आप ए के लिए अपील में गए तो हमारे अकॉर्डिंग बाकी सारे डिसअलाउंस भी कहां चले गए, अपील में चले गए और उनके ऑर्डर में क्या हो गए, मर्ज हो गए। तो अब किसी का भी क्या नहीं हो सकता, रिवीजन नहीं हो सकता। अंडर सेक्शन कौन सा है, 264 है। इवन उन मैटर का भी जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील नहीं है उनका भी नहीं हो सकता। लेकिन 263 में पार्शियल मर्जर था, जो मैटर सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील नहीं है उनका 263 में रिवीजन हो सकता था, और जो अलाउ हो रखे थे 263 में उन्हें बिल्कुल डिसअलाउ किया जा सकता था, लेकिन 264 में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने कहा एक सवाल यह है हमारा कि 263 के बाद में क्या 264 हो सकता है। तो डिपार्टमेंट ने कहा आप करना क्या चाह रहे हैं, 263 या 264। हमने कहा 263 तो हो चुका है, 264 करना चाह रहे हैं। डिपार्टमेंट ने हमसे क्वेश्चन पूछा, बताइए 264 में कौन सा मर्जर अफर्म्ड हुआ है। हमने कहा टोटल मर्जर अफर्म्ड हुआ है। तो उन्होंने कहा जब टोटल मर्जर अफर्म्ड हुआ है, इसका मतलब यह है कि अगर एक भी मैटर का कमिश्नर ने क्या कर दिया, 263 कर दिया, ओके, एक का भी उसने क्या कर दिया है, 263 कर दिया है, तो इट मींस है एंटायर ऑर्डर ही कमिश्नर के ऑर्डर में मर्ज हो चुका है। अब किसी भी मैटर का क्या नहीं हो सकता, 264 नहीं हो सकता, क्योंकि करना 264 है, वो देखिए उसमें कौन सा मर्जर एप्लीकेबल है। हमने कहा वहां टोटल मर्जर है, अगर वहां टोटल मर्जर है इसका मतलब एक भी मैटर का क्या हो गया, अपील में चला गया, एक भी मैटर क्या हो गया, 263 में रिवीजन में हो गया, इसका मतलब एंटायर ऑर्डर ही अपील में क्या हो गया, मर्ज हो गया, एंटायर ऑर्डर ही 263 के कमिश्नर के रिवीजनरी ऑर्डर में मर्ज हो गया। अब एंटायर ऑर्डर में से किसी भी पार्ट का क्या नहीं हो सकता, 264 नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका 264 हुआ है, कोई एक्सपेंस जो डिसअलाउ हो रखा था 264 में उसे अलाउ कर दिया गया है, अब उसके बाद में कमिश्नर बाकी एक्सपेंसेस जो अलाउ कर दिए गए हैं उन्हें क्या करना चाह रहा है, डिसअलाउ करना चाह रहा है, वो क्योंकि वो एरोनियस हैं, प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है ही, साथ में एरोनियस है। क्या कर सकते हैं,
आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम करना चाह रहे हैं कौन सा 263, उसमें मर्जर है कौन सा, पार्शियल मर्जर। पार्शियल मर्जर का मतलब है जिन मैटर के लिए आप अपील में गए हो या 264 रिवीजन में गए हो, सिर्फ वो ही हायर ऑथोरिटी में मर्ज हुए हैं, बाकी जो एंटायर दूसरा ऑर्डर है वो क्या नहीं हुआ है, मर्ज नहीं हुआ है। तो जो मर्ज नहीं हुआ है उसका क्या हो सकता है, 263 हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है 263 के बाद में 264 पॉसिबल नहीं है, ओके, लेकिन 264 के बाद में 263 बिल्कुल किया जा सकता है। हमारा एक और सवाल है डिपार्टमेंट से, 264 में हमारा एक्सपेंस अलाउ कर दिया गया, उस एक्सपेंस ए एक्सपेंस को अलाउ कर दिया गया। अब कमिश्नर उसी एक्सपेंस को 263 में क्या करना चाहता है, डिसअलाउ करना चाहता है उसी एक्सपेंस को। इज इट पॉसिबल? आंसर इज नो, क्योंकि 263 कौन से ऑर्डर का होता है, जो एओ ने पास करे, और यहां आप जो डिसअलाउ करना चाह रहे हैं उसे 264 में कमिश्नर ने क्या करा है, अलाउ करा है। तो जो कमिश्नर ने अलाउ करा है उसे वापस 263 में जाके आप क्या नहीं कर सकते, डिसअलाउ नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा ये भी बहुत बढ़िया नॉलेज हमको क्या कर चुकी है, मिल चुकी है। तो 263 के बाद 264 नहीं हो सकता, लेकिन 264 के बाद में 263 हो सकता है। हमने कहा एक सवाल दिमाग में ये है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास में रेमेडी के दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं, या फिर तो हम कहां चले जाएं, अपील में चले जाएं, या फिर तो हम कहां चले जाएं, अपील में चले जाएं, या फिर 264 में कमिश्नर के पास रिवीजन करवा लें। तो हमारे पास में जस्टिस के दो दरवाजे हैं। डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल सही समझे हैं। हमने कहा हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि कुछ तो हम अपील में चले जाएं, कुछ हम अपील में चले जाएं, ओके, जैसे एक्सपेंस ए बी सी जो डिसअलाउ हुए हैं उसके लिए तो अपील में चले जाएं, और जो एक्सपेंस हमारा कौन सा है, डी ई एफ जो डिसअलाउ हुआ है, उसके लिए हम कमिश्नर के पास रिवीजन एप्लीकेशन कर दें। इज इट पॉसिबल है कि एक ही हमारा असेसमेंट ऑर्डर है उसमें से कुछ हिस्सा अपील में रेस कर रहे हैं और कुछ हिस्सा हम 264 में रेस कर रहे हैं, इज इट पॉसिबल? डिपार्टमेंट ने कहा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया आपने, ओके। डिपार्टमेंट ने कहा नहीं, ये क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जस्टिस के आपके पास में दो तरीके हैं, लेकिन उपयोग आप क्या ले सकते हैं, एक ही ले सकते हैं। बेसिकली ये आपके लिए क्या है, दोनों में ऑप्शनल है। इसका मतलब या फिर तो आप अपील वाला क्या करें, अपील वाला रूट क्या करें, अपनाएं, या फिर रिवीजन वाला रूट क्या करें, अपनाएं। अगर आप अपील वाला रूट अपनाएंगे तो रिवीजन वाला रूट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और अगर आपने रिवीजन वाला रूट क्या करा है, अपनाया है, रिवीजन आप कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपील में नहीं जाना चाह रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपील में रेस कर रहे हैं ए बी सी, तो अब डी ई एफ आप रिवीजन में रेस नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमने कहा चलिए ये बात भी समझ में आ गई, और ये इसलिए भी है क्योंकि 264 में कॉन्सेप्ट ऑफ कौन सा है, टोटल मर्जर है। तो अगर एक के लिए भी अपील में जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है बाकी किसी का क्या नहीं हो सकता, 264 नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट ने कहा एग्जैक्टली बिल्कुल यही क्या है बात है। हमने कहा यहां तो हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, यहां तो कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ने कहा एग्जैक्टली बिल्कुल आप करेंगे, करेंगे। यहां आपके फेवर का ऑर्डर क्या होगा, पास होगा, आपका प्रीजुडिशियल ऑर्डर पास ही नहीं होगा तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकेंगे। हमने कहा यहां ओन मोशन भी कर सकेगा कमिश्नर। डिपार्टमेंट ने कहा यस फैसिलिटी है, आउट ऑफ सिंपैथी जाके अगर उसको लगता है आपके साथ में गलत हुआ है, डिसअलाउंस गलत है, तो वो खुद भी क्या कर सकता है, अलाउ कर सकता है। लेकिन बेसिकली प्रैक्टिकली क्या होता है, एप्लीकेशन करके ही 264 किया जाता है। लेकिन थ्योरेटिकली कमिश्नर के पास पावर है कि यस वो आउट ऑफ सिंपैथी आपको बेनिफिट देने के लिए उसको लगता है एओ को ऑर्डर गलत है, तो वो आपको क्या कर सकता है, 264 के अंदर आपको बेनिफिट दे सकता है। हमने कहा ये बात भी हमको क्या आ गई है, अब अच्छे से क्या आ गई, समझ में आ गई है। अब हमने कहा अब हमें टाइम लिमिट सीखनी है। 263 में तो 2 इयर्स थे, एंड ऑफ कौन सा था, फिनिशियल ईयर था, हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आपके फेवर का था। अब ये 264 जो हमारे फेवर का है, इसमें बताइए कि क्या टाइम लिमिट है। डिपार्टमेंट ने कहा आपने क्वेश्चन बढ़िया स्टार्ट करा कि जो हमारे फेवर का था डिपार्टमेंट के, वहां 2 साल, वो भी एंड ऑफ फिनिशियल ईयर। अब 264 जो आपके फेवर का एसएससी का, उसमें कितना है, तो अच्छे तरीके से पूछा, आंसर याद रहेगा। यहां टाइम लिमिट क्या है, 1 ईयर है। अगर कमिश्नर खुद क्या करना चाहता है, रिवीजन करना चाहता है 264 में, कर ले विद इन कितनी ईयर में, 1 ईयर में। कब से, जिस दिन ऑर्डर पास हुआ है उसी दिन से,
उस दिन को इंक्लूड करते हुए, उसी दिन को इंक्लूड करते हुए, मतलब उसके नेक्स्ट डे से नहीं। अगर 1 जनवरी 2021 को ऑर्डर पास हुआ है, ओके, तो इसका मतलब अप टू 31 दिसंबर 2021 तक क्या कर सकते हैं, कमिश्नर क्या कर सकता है, ऑन मोशन 264 में रिविजनरी ऑर्डर पास कर सकता है। मतलब 2 जनवरी से नहीं गिनना है। अगर 2 जनवरी से गिनते तो हम बोलते 1 जनवरी 2022 तक कर सकते थे, लेकिन हम बोल रहे हैं जिस दिन हुआ है उसी दिन से, उसी दिन को इंक्लूड करते हुए। हमने कहा चलिए ठीक है। एप्लीकेशन की टाइम लिमिट डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल है, सेम 1 ईयर ही है। जब से वो आपको क्या है कम्युनिकेट हुआ है वहां से 1 ईयर। तो हमने कहा समझ गए, खुद के हो तो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वो भी 2 साल, हमारे फेवर का हो तो वो भी कितना साल, 1 साल ही, और वो भी जिस दिन कम्युनिकेट हुआ उसी दिन से उसके नेक्स्ट डे से आप क्या कर सकते हैं 1 साल में। मतलब जिस दिन ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ, मान लीजिए 1 जनवरी 2021 को हुआ, तो अब काउंट करना है किससे, 2 जनवरी से। इसका मतलब 1 जनवरी 2022 तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। मतलब अगर ऑन मोशन करना है तब तो 1 जनवरी से ही गिनना है, और अगर हमें एप्लीकेशन करनी है तो 1 जनवरी को तो रिसीव हुआ है, तो टाइम लिमिट हमारी कब से शुरू होगी, 2 जनवरी से शुरू होगी, और 1 जनवरी 22 तक हम क्या कर सकते थे, एप्लीकेशन कर सकते थे। हमने कहा अगर हमने एप्लीकेशन करी है तो अब बोलो रिविजनरी ऑर्डर कितने समय में क्या करोगे, पास करोगे। डिपार्टमेंट ने कहा क्वेश्चन ये भी बढ़िया है, अगर आपने एप्लीकेशन करी है तो हम रिविजनरी ऑर्डर पास करेंगे, टाइम लिमिट सब जगह 1 ईयर है। लेकिन अब जब आप एप्लीकेशन कर ही चुके हो और रिवीजन करवा के मानोगे तो 1 ईयर है फ्रॉम द एंड ऑफ कौन से है, फाइनेंशियल ईयर है। 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर है, अगर क्या कर दी गई है रिवीजन एप्लीकेशन। कहने का मतलब ये है अगर ओन मोशन करते हैं, क्या करते हैं, ओन मोशन करते हैं, तो विद इन 1 ईयर है, और कब से है, जिस दिन ऑर्डर पास हुआ उसी दिन से 1 ईयर है। एप्लीकेशन करनी है 1 ईयर ही टाइम लिमिट है, पूरे 264 में टाइम लिमिट क्या है, 1 ईयर ही है। जब एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसके नेक्स्ट डे से गिनना चालू करेंगे, 1 ईयर में एप्लीकेशन कर दीजिए। एप्लीकेशन करिए, रिविजनरी ऑर्डर पास करना होगा 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपने क्या कर दी है, रिविजन के लिए एप्लीकेशन कर दी। हमने कहा यहां पर जिस तरीके से नियत समझ में आ रही है, खुद के फेवर का हो तो 263 में 2 साल, खुद के फेवर का हो तो 150 सबसेक्शन 1 में क्या कहा था, विदाउट एनी टाइम लिमिट क्या दे देंगे, नोटिस दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया, ओके। लेकिन मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, अलाउ होता है, तो क्या 264 में नो टाइम लिमिट हमारे लिए एप्लीकेबल होगी क्या हम भी विदाउट एनी टाइम लिमिट क्या कर सकेंगे, एप्लीकेशन कर सकेंगे। डिपार्टमेंट ने कहा नहीं, आपके लिए टाइम लिमिट 1 ईयर ही है, एंड 1 ईयर कब से है, जब से आपको एओ का ऑर्डर रिसीव हुआ वहीं से आप 1 साल में क्या कर लीजिए, एप्लीकेशन कर दीजिए। हमने कहा अब ये बात भी हमको अच्छे से क्या हो गई, याद हो गई। हमने कहा एक और सवाल दिमाग में आया, जैसा कि आपने कहा, आपने बताया 264 में ऐसा कोई भी ऑर्डर क्या नहीं होगा, पास नहीं होगा जो प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ क्या हो, रेवेन्यू हो, प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ क्या हो, असेसी हो। बिल्कुल, डिपार्टमेंट ने कहा सही। हमने कहा मैंने रिवीजन की एप्लीकेशन करी, कमिश्नर बोलता है कि इसमें रिवीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, एओ का जो ऑर्डर पास किया है हम उसे अफर्म करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना, आपकी एप्लीकेशन में किसी तरह का रिवीजन की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने कहा कमिश्नर ने ये जो कहा ना कि हम 264 में रिवाइज नहीं करेंगे, ये ऑर्डर तो मेरे प्रिजुडिशियल है, मेरे को कहां बेनिफिट हुआ, ये तो प्रिजुडिशियल है। तो अब मैं ये आपने तो कहा था 264 में प्रीजुडिशियल ऑर्डर तो पास ही नहीं करेंगे। डिपार्टमेंट ने कहा ये अच्छा आपने तरीका निकाला कि हमने कहा प्रीजुडिशियल ऑर्डर पास नहीं करेंगे, अब इसको तो आप बोल रहे हो कि जब तक हमारे फेवर का ऑर्डर नहीं दोगे तो हर ऑर्डर प्रीजुडिशियल हुआ। तो डिपार्टमेंट ने कहा इस चीज को तो हमको टेक केयर करना पड़ेगा। ये लीजिए एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करते हैं, अगर कभी भी कमिश्नर रिवीजन करने से क्या कर दे, मना कर दे, तो इसे नहीं माना जाएगा, इसे नहीं माना जाएगा कि वो ऑर्डर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ असेसी पास किया गया है। हमने कहा अब ये बात हमको समझ में आ गई, ये लॉ क्या है, प्रॉपर है, ओके। तो इसका मतलब ये है या फिर तो 263(4) के अंदर वो रिवीजन कर देंगे और हमको फेवर में कर देंगे, या फिर वो रिवीजन करने से मना करेंगे कि नहीं ईओ का ऑर्डर क्या है, प्रॉपर है, उसमें चेंज की किसी भी तरह की कोई भी क्या नहीं है, गुंजाइश नहीं है। हमने कहा किसी तरह की एप्लीकेशन की फीस है, डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल है, 500 रुपए की फीस है अगर 264 में आप रिवीजन क्या करना चाहते हैं, एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमने कहा अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है,
प्रोविजन है डिपार्टमेंट ने का बेसिकली, जिसे आप समझ लें। देखिए, कमिश्नर के पास रिवीजन के लिए एप्लीकेशन डालना चाहते हैं बिल्कुल। अगर आप डालना चाहते हैं तो एक बात समझ लीजिए, जब तक अपील करने की टाइम लिमिट आपकी एक्सपायर नहीं हो जाती है। जैसे एग्जांपल, कमिश्नर अपील को अपील करने के आपके पास में रूट था, ओके, कितने दिनों का था, 30 डेज का था। तो जब तक आपके अपील में जाने का टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हो जाती, तब तक हम 264 में आपकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करेंगे, आप एप्लीकेशन नहीं करेंगे। ओके, मतलब जब तक वो रूट बंद नहीं हो जाता, ओके, तब तक ये रूट ओपन नहीं होगा। वो बंद कब होगा? जब टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाएगी। तो फिर आपके लिए रूट कौन सा बचेगा? 264। दोनों रूट नहीं है, वर्ड कौन सा बताया तो ऑप्शनल। या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं, पहले ही क्या कर दिया जाए, बिल्कुल एप्लीकेशन हो जाए, तो उसका एक तरीका है, आप अंडरटेकिंग दे दें कि यस मैं अपील नहीं करूंगा, मैं अपील करने का जो राइट मेरे को 246A मतलब अपील करने का जो राइट मेरे को दिया है, मैं उस राइट को स्पेसिफिकली वेव करता हूं। तब जाके वो क्या करेंगे, आपकी रिवीजन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब या फिर तो 30 डेज एक्सपायरी होने दें। जैसे कि 1 जनवरी को क्या हुआ है, ऑर्डर है, ओके, 30 नवंबर में आपको ऑर्डर क्या हुआ है, डिमांड नोटिस सर हुआ, आपको क्या 30 नवंबर तक अपील करनी थी, मतलब 31 जनवरी तक। या फिर तो आप वेट करें 31 जनवरी एक्सपायर हो जाए, फिर आप 1 फरवरी को 264 में एप्लीकेशन कर दीजिएगा। या फिर आप चाहते हैं 31 जनवरी उससे पहले एप्लीकेशन कर दी जाए, तो आपको पहले स्पेसिफिकली अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि यस मैं अपनी अपील करने का राइट एक्सप्रेसली क्या करता हूं, वेव करता हूं। अनलेस जब तक आप वेव नहीं कर देते और जब तक टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हो जाती, 264 में आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल, मेंटेनेबल बिल्कुल भी नहीं रहेगी। हमने कहा यह प्रोविजन बहुत सही था, डिपार्टमेंट ने कहा यह प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। 264 के मेन बात यही है, एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल मर्जर, दूसरा है जब तक अपील में जाने का टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हो जाती, या फिर आप अपील में जाने का राइट एक्सप्रेसली क्या नहीं करते, वेव नहीं कर देते हैं, तब तक आपकी एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं हो सकेगी। यहां आपकी एप्लीकेशन क्या नहीं हो सकती, मेंटेनेबल नहीं हो सकती। हमने कहा यह बात हमको बहुत अब बिल्कुल क्या गई है, समझ में आ गई है कि आप कमिश्नर क्या नहीं करेंगे, ऑर्डर को क्या नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे जब तक कि उसकी टाइम लिमिट क्या नहीं हो जाती है, एक्सपायर नहीं हो जाती, या फिर अपील करने का राइट हम क्या नहीं कर देते, वेव नहीं कर देते। तो हमने कहा बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने सीखी है। कमिश्नर करता है 263 के बाद 264 नहीं हो सकता, लेकिन 264 के बाद में 263 हो सकता है। टाइम लिमिट यहां सब जगह क्या चल रही है, 1 साल की क्या चल रही है, टाइम लिमिट चल रही है, हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहां ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं होगा जो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ क्या होगा, असेसी होगा, लेकिन रिवीजन करने से मना कर देने को प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ असेसी नहीं माना जाएगा। बहुत अच्छी बात थी। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल मर्जर है, अपील में जब तक टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हो जाती या राइट वेव नहीं कर देते, तब तक आपकी एप्लीकेशन क्या नहीं होगी, मेंटेनेबल नहीं होगी। ओके, यहां नो टाइम लिमिट जैसा प्रोविजन नहीं है। हमारा का हमारा एक और सवाल दिमाग में आ गया हमको समझते समझते, क्या 264 में भी रिमांड बैक करने की पावर है क्या? तो डिपार्टमेंट ने कहा यस, 263 264 दोनों में ही असेसमेंट कैंसिल करके फ्रेश असेसमेंट करने की हम बिल्कुल क्या दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर कोई एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिया गया है, ओके, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि वो अलाउ होना चाहिए, ओके, अलाउ होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास में पावर है कि हम एओ को बोल सकते हैं कि दोबारा क्या करे, असेसमेंट करे, हमारे पास में वो पावर है। हमने कहा इसी से एक सवाल हमारे दिमाग में आ रहा है कि जब भी आप मान लीजिए फ्रेश असेसमेंट करने की डायरेक्शन देते हैं, रिमांड जिसे हम बोलते हैं, रिमांड बैक कर देना, केस रेफर बैक कर देना, ओके, फ्रेश एडजुडिकेशन के लिए, फ्रेश असेसमेंट प्रोसीडिंग के लिए, हमारा सवाल यह है कि इस फ्रेश असेसमेंट प्रोसीडिंग में एओ अब जब असेसमेंट करेगा तो क्या कोई नई इनकम भी टैक्स कर सकता है क्या? अब जब दोबारा असेसमेंट कर रहा है तो ये बोल रहा है अब मेरे पास में तो पावर है, अब मैं जो वापस से सब कुछ ही कर सकता हूं नया, अब तो मैं नई इनकम भी क्या कर सकता हूं, टैक्स कर सकता हूं। और हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना, आपको जितना कमिश्नर ने कहा गया है सिर्फ उतना ही करो। तो बेसिकली हमको ये समझना है कि जब भी पूरा असेसमेंट करना हो दोबारा से, तो एओ की पावर क्या है उसके अंदर। तो डिपार्टमेंट ने कहा ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, आपके एग्जाम में आता भी है। इसे हम बोलते हैं, 2 तरह की रिमांड होती है। एक रिमांड तो होती है ओपन रिमांड, ओके,
और एक होती है विथ कौन से के साथ होती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ होती है। अगर मोस्टली हम हमेशा, डिपार्टमेंट ने कहा हमेशा कमिश्नर जब भी फ्रेश असेसमेंट की डायरेक्शन देता है तो मोस्टली कौन सी देता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन देता है। जब भी रिमांड बैक किया गया है फ्रेश एडजुडिकेशन के लिए, फ्रेश असेसमेंट के लिए विथ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो एओ की पावर बड़ी लिमिटेड है। मान लीजिए कमिश्नर ने कहा अरे भाई ये एक्सपेंस क्यों आपने क्या करा, डिसअलाउ करा, ये एक्सपेंस बिल्कुल क्या होना चाहिए, अलाउ होना चाहिए। हम बोलते हैं अलाउ करो, आप असेसी से ये सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवा लो और फिर आप उसको क्या कर दो, अलाउ कर दो। अगर ऐसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ बोला गया कि इसको अलाउ करो या उसको डिसअलाउ करो, तो एओ की पावर लिमिटेड है। एओ सिर्फ उसे अलाउ और क्या कर सकेगा, डिसअलाउ कर सकेगा, बाकी और कुछ उस असेसमेंट ऑर्डर में बदलाव नहीं कर सकेगा, नई रिसीट टैक्स नहीं कर सकेगा। ओके, लेकिन अगर कभी भी रिमांड दिया गया है विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन है, इसका मतलब एओ ओपन है। एओ यहां पर फ्रेश रिसीट्स को भी, नई इनकम जो उसको मालूम पड़ती है उसको भी क्या कर सकता है, टैक्स कर सकता है। तो ये होता है कौन सा, जो रिमांड दिया गया विदाउट एनी डायरेक्शन, दैट इज ओपन रिमांड है, और एक कौन सा है, विथ स्पेसिफिक डायरेक्शन, दैट इज रेस्ट्रिक्टिव डिमांड है। तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का रिमांड ऑर्डर क्या किया गया है 263, 264 में, या आईटीईटी ने क्या करा है, पास करा है। एओ अकॉर्डिंगली उसी के अकॉर्डेंस में क्या करेगा, अब वो क्या करने वाला है, बिहेव करने वाला है, प्रोसीड करने वाला है। तो हमने कहा अब हमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, 263 हमको क्या आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, 264 हमको क्या आ चुका है, समझ में आ चुका है। क्वेश्चन एक और दिमाग में आ गया, 263 के ऑर्डर से खुश नहीं थे, कैसे हो, क्योंकि अब वो असेसी की इंटरेस्ट के अगेंस्ट पास हो रहा है, तो आपने कहा था आईटीईटी में अपील कर दो। 264 का जो रिवीजन ऑर्डर है, आपने हमें आईटीईटी में कहा था उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं होती है। डिपार्टमेंट ने कहा बिल्कुल सही बात है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो रिविजनरी ऑर्डर पास किया है, जैसे उन्होंने रिवीजन करने से मना कर दिया कि एओ का ऑर्डर क्या है, प्रॉपर है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको लगता है सही नहीं है, आप रिविजनरी ऑर्डर से खुश नहीं हो, अपील नहीं कर सकते, तो आप ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करें। या फिर मान लीजिए आपने एक्सपेंस ए बी सी डी, इन 4 एक्सपेंस की डिसअलाउंस के रेस्पेक्ट में एप्लीकेशन करी थी कि चारों को अलाउ करो। कमिश्नर ने 2 को अलाउ कर दिया और कहा बाकी के 2 क्या रहेंगे, डिसअलाउ रहेंगे। अब बाकी 2 जो अलाउ हुए उससे तो खुश हो, लेकिन जो 2 डिसअलाउ हुए उससे आप खुश नहीं हो, अपील तो कर नहीं सकोगे। हाई कोर्ट में रिट पिटीशन आप जरूर क्या कर सकोगे, फाइल कर सकोगे। हाई कोर्ट में आप रिट पिटीशन जरूर क्या कर सकोगे, फाइल कर सकोगे। तो ये हमारा सेक्शन कौन सा था, सेक्शन हमारा कौन सा था, 264 था, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा हो गया है, सेक्शन कौन सा है, 264 का। ये हमने अभी कौन सा करा है, रिवीजन कर लिया है। और अभी हमने यहाँ पर रिवीजन के भी सारे क्या निकाल लिए थे, जूस निकाल लिए थे। कमिश्नर करता है 263 के बाद में क्या नहीं हो सकता, 264 नहीं हो सकता। 264 के बाद में क्या हो सकता है, 263। हमने कहा इसी में एक समझ में और आया, हमारा एक और कॉन्सेप्ट दिमाग में ऐसा हमको लग रहा है सही है, अपील तो कुछ ही ऑर्डर पे होती है, कुछ ही ऑर्डर की अपील होती है, लेकिन 264 में तो आपने स्पेसिफिकली बताया नहीं है। तो क्या हम इसको ऐसा भी समझें कि 264 एक वो तरीका है जिनके लिए हम कमिश्नर अपील को अपील नहीं कर सकते थे, 264 में उसके लिए हम रिवीजन एप्लीकेशन कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ने कहा एग्जैक्टली, ये भी बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन है, बहुत बढ़िया इंटरप्रिटेशन है कि 264 में वो ऑर्डर भी क्या है, आप एप्लीकेशन के लिए ला सकते हैं जो के लिए आप क्या नहीं कर सकते थे, अपील नहीं कर सकते थे, जिसके लिए आप क्या नहीं कर सकते थे, अपील नहीं कर सकते। तो हमने कहा ये अंडरस्टैंडिंग भी अब हमको क्या आ गई है, समझ में आ चुकी है। और यही हमारा कौन सा था, 264 का क्या हो चुका है, रिवीजन हो चुका है। तो यहां हमने कमिश्नर अपील कवर कर चुके हैं, अभी तक हम अपीलेट ट्राइब्यूनल कवर कर चुके हैं, हमने हाई कोर्ट भी कवर कर लिया, 268A कवर कर चुके हैं हम। ओके, एक सर्कुलर कवर किया था डिपार्टमेंट के लिए, जो था मॉनेटरी लिमिट क्या करी गई थी, जिसमें फिक्स की गई थी। ओके, मॉनेटरी लिमिट क्या की गई थी, फिक्स की गई थी, जिसमें पड़ा था इससे ज्यादा का मैटर होगा तो ही डिपार्टमेंट क्या जाएगा, आगे अपील में जाएगा, एल्स डिपार्टमेंट क्या नहीं जाएगा, अपील में नहीं जाएगा। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। फिर 263, 264 में हमने क्या करें, रिवीजन करें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर पढ़े, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। मोस्टली ये सारे वही क्वेश्चन है जो हमारे ऑलरेडी पास्ट एग्जामिनेशन में आए हैं, मतलब इन सभी क्वेश्चन आंसर से हमने हमारा पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस भी यहाँ पर क्या करे हैं, कवर करे हैं।
तो फ्रेंड्स अब आपके लिए बनता है कि अब एक बार आप खुद भी अपने से इन्हें क्या करें, रीड करें और वापस से एक बार उसको रीड करके अपना एक रिवीजन कर लें, क्योंकि एक बार तो हम पढ़ चुके हैं, एक बार हम इसे रिवाइज कर लें सो दैट हो कि यस हमने भी खुद से एक बार तो हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।